Hello, dear students. Today we will continue mass spectrometry. मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हम पढ़ चुके थे कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंस। फ्रैगमेंट उसके बाद में आपने पढ़ लिया था आयनाइजेशन, इंस्ट्रूमेंटल, आइसोटॉप्स, और फिर उसके बाद में अपन ने स्पेक्ट्रा के बारे में देख लिया था और कौन कौन से जो है किस प्रकार से स्पेक्ट्रा होता है वो देख लिया था। मेटा स्टेबल पीक्स के बारे में देख लिया था। मेटा स्टेबल पीक कहाँ होगी, मेटा स्टेबल पीक क्या होती है, मेटा स्टेबल आयन क्या होते हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज फिर अपन जो है कंटिन्यू करते हैं। मास जो स्पेक्ट्रोमेट्री है उसके अंदर किस प्रकार से पता चले कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जो कहाँ से फ्रैगमेंट होगा, कौन सी स्टेज पहले होगी, कौन सा रूट फ्रैगमेंटेशन या कौन सा ब्रेकडाउन जो रूट है वो फर्स्ट फॉलो होगा, उससे रिलेटेड हम कुछ नियम पढ़ रहे हैं। उसे बोलते हैं क्या, फ्रैगमेंटेशन मोड। फ्रैगमेंटेशन मोड्स के बारे में देखेंगे। तो फ्रैगमेंटेशन मोड्स को पढ़ने से पहले एक है नाइट्रोजन ग्रुप्स या नाइट्रोजन रूल भी बोल सकते हैं इसको। उस नाइट्रोजन ग्रुप में मतलब यह है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या जिसके पास दो नाइट्रोजन हो यानी इवन नाइट्रोजन एटम, या फिर नाइट्रोजन एटम नहीं हो, ठीक है ना, या तो उसके पास क्या हो, कोई नाइट्रोजन एटम नहीं है या फिर जो है इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होता है, तो उसका जो फ्रैगमेंटेशन होता है या फिर उसका जो मोलिकुलर आयन पीक आएगी वो हमेशा क्या होगी, इवन नंबर होगी। क्या होगी, इवन नंबर होगी। जैसे कि अपन इसके बारे में बात करें तो ये जो चीज बनेगा CH2NH, तो इसका जो ये जो बना है इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट कराने के बाद में जो इसका मोलिकुलर आयन पीक जो बना है, उस मोलिकुलर आयन के बारे में बात कर ले तो मोलिकुलर आयन जो बना है, पेरेंटल आयन बना है, उसका जो m/e वैल्यू जो आती है मोलिकुलर जो फ्रैगमेंटेशन के बाद में वो जैसे 60 है, यानी किस नंबर में आएगी, इवन नंबर में आती है। यानी क्या का मतलब है, नाइट्रोजन एटम्स किसमें प्रेजेंट है तो वो अगर इवन नंबर में है या फिर नहीं है तो उसका मोलिकुलर आयन जो पीक आएगी या उसका फ्रैगमेंटेशन, फर्स्ट मोलिकुलर आयन फ्रैगमेंटेशन जो होगा या मोलिकुलर आयन जो पीक आएगी वो हमेशा इवन नंबर में होगी, ठीक है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जिसमें कुछ भी नहीं है तो उसका भी इवन नंबर है 15-15, आपका 30 मिल जाएगा। और इस प्रकार से CH2NH2 जो है ये इवन नंबर में नाइट्रोजन एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसका जो मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर आयन पीक जो आती है वो 60 मोलिकुलर वेट पर आएगी। m/e वैल्यू उसकी 60 होगी। तो कहना चाह रहे हैं इवन नंबर होगा तो इवन नंबर में आती है, दो नाइट्रोजन एटम है, इवन नंबर में नाइट्रोजन एटम है तो इवन नंबर में आएगी। यदि ऑड नंबर में नाइट्रोजन एटम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित है तो उससे रिलेटेड जो पीक बनेगी या उससे रिलेटेड जो आपका मोलिकुलर आयन आएगा वो मोलिकुलर आयन कितना होगा, डेढ़ पे देख लीजिए, 15 + 14 15 16 तो कितना आ गया। तो इस प्रकार से जो है 31 जो है आपको मिल रहा है। तो m/e वैल्यू कितनी आएगी इसकी, m/31 आती है, ऑड नंबर में आती है, यानी ऑड नंबर नाइट्रोजन एटम है तो उसका मोलिकुलर आयन भी ऑड नंबर में आएगा, इवन नंबर में है तो उसका मोलिकुलर आयन भी इवन नंबर में आता है। ये कहना चाह रहा था मैं। तो इस प्रकार से जो है ये कहते हैं नाइट्रोजन ग्रुप्स रूल या नाइट्रोजन ग्रुप या नाइट्रोजन रूल्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद में देखते हैं फ्रैगमेंटेशन मोड। फ्रैगमेंटेशन मोड में पहले बात करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेजेस। तो होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में बात करते हैं तो पहला लेके चलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल में है आपका RCH2, इस प्रकार से CH2OH ग्रुप है। तो इसका जो फ्रैगमेंटेशन मोड के रूप में हम अगर इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट कराने के बाद में जो मिलता है वो मिलता है CH2OH। ये हो गया इसका क्या हो गया भाई, मोलिकुलर आयन पीक। तो मोलिकुलर आयन पीक और पेरेंटल आयन पीक, और फिर इसके बाद फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो हमेशा एल्कोहल के अंदर क्या होता है, अल्फा क्लीवेज।
क्या होता है अल्कोहल में? अल्फा क्लीवेज होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अल्फा क्लीवेज के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा क्लीवेज का मतलब यह है कि ये ग्रुप है और आपका क्लीवेज कहाँ से होगा? अल्फा से होगा। तो इस प्रकार से अल्फा क्लीवेज होने के बाद में जो बनता है वो ग्रुप के बारे में अपन देख सकते हैं कि ये आपका अल्फा कार्बन एटम या अल्फा बॉन्ड्स, बीटा बॉन्ड्स, ये पूरा का पूरा ग्रुप है। इस ग्रुप के बाद में जो पहला जो मिलता है अटैच होने के बाद जो पहला मिलता है वो तो अल्फा। इस प्रकार से ये अल्फा ग्रुप अटैच होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, तो CH2 का रेडिकल, CH2 रेडिकल OH पॉजिटिव हमें मिलता है। तो ये जो चीज है ये हमें मिलेगा किसमें? अल्फा क्लीवेज के थ्रू। और फिर का RCH2 रेडिकल मिलेगा। तो इस प्रकार से दो ग्रुप फ्रेगमेंटेशन मोड में मिलते हैं। तो ये जो चीज है इसका मतलब अल्कोहलिक ग्रुप होगा, अटैच है, तो उसके अंदर अल्फा क्लीवेज होना लाजमी है। ओके, आगे चले। आगे है होमोलैटिक क्लीवेज के बाद में दूसरा हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो चल रहा है। फिर है यदि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन यानी 1 डिग्री अल्कोहल है। अब 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल में R डैश और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जो आपका दो मोड इसके अंदर प्रेजेंट हो गए, दो फ्रेगमेंटेशन मोड हो सकते हैं, ये A हो सकता है, ये B हो सकता है। तो दो फ्रेगमेंटेशन मोड के बारे में बात करें, पहले मॉलिक्यूलर आयन पीक, इलेक्ट्रॉन का बोंबार्डमेंट there is 4 R डैश H OH। तो ये जो बना आपका मॉलिक्यूलर आयन पीक। फिर इसके बाद फ्रेगमेंटेशन मोड में A देन B। तो B में अपन देख सकते हैं तो A दिस फॉर A, तो A से A रेडिकल बना प्लस CH2 CHR डैश तो है और OH बन गया पॉजिटिव। तो ये फ्रेगमेंटेशन आ गया। दूसरा फ्रेगमेंटेशन आ गया R डैश रेडिकल और प्लस RCH डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार से जो है ये बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है एक R रेडिकल और R डैश रेडिकल और ये ग्रुप बनता है। तो विच फ्रेगमेंटेशन मोड इज मोर फेवरेबल? तो कौन सा फ्रेगमेंटेशन मोड ज्यादा फेवरेबल होगा उसके बारे में बात करें तो उससे पता चलता है कि जो फ्रेगमेंटेशन होने के बाद में जो रेडिकल बनता है उस रेडिकल की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है, उस रेडिकल की स्थायित्व स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है वो फ्रेगमेंटेशन मोड उतना ही ज्यादा यूज में लिया जाता है या उतना ही जल्दी जो है फ्रेगमेंटाइज होता है। ऐसी कंडीशन हम कह सकते हैं R डैश और R है तो A और B। तो A और B के अंदर जो R और R डैश जो टूटे हैं, R रेडिकल R डैश रेडिकल, तो इसमें से जो रेडिकल 3 डिग्री 2 डिग्री या 1 डिग्री फॉर्म में है तो वो रेडिकल जो जितना ज्यादा स्थायित्व ग्रहण करके रखता है, जिसके रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो मोड ज्यादा फेवरेबल मोड होता है, ज्यादा यूजफुल मोड होता है। वो जल्दी ब्रेक डाउन होकर के उस आपके जो फ्रेगमेंटेशन है उस चीज को देता है और वो मॉलिक्यूलर आयन पीक इस फॉर्म में आपके आती है। क्या मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, दैट इज फॉर एग्जांपल CH3, यहाँ पे है CH2 CH3 देन H और देन OH। ठीक है, तो इस प्रकार इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये ब्रेक डाउन होता है। तो B में देखिए आप, B के अंदर क्या मिलता है CH2 CH3 रेडिकल। तो CH2 CH3 रेडिकल इज मोर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो रेडिकल है CH3 रेडिकल, ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल नहीं है, किसी प्रकार कोई हाइपर कॉन्जुगेशन में उपस्थित नहीं है। तो इस कंडीशन में ये रूट इज मोर फेवरेबल। इसके बारे में बात करना चाह रहा था मैं। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन मोड फॉर एल्कोहल्स। इसी तरह से दूसरे ग्रुप के बारे में बात करें, और ग्रुप भी हो सकते हैं, उस और ग्रुप को लेके चलते हैं। और ग्रुप के बारे में फ्रेगमेंटेशन मोड को देखते हैं। और ग्रुप के अंदर हम देख सकते हैं इस प्रकार से, इफ RCH2X is present, bombardment is there, RCH2 ये रेडिकल बना, इस प्रकार से ये रेडिकल फॉर्म में टूट गया, प्लस फॉर्म में टूट गया। इस प्रकार से जो X क्या हो सकता है, उस X के बारे में बात करें, X के बारे में अपन देख सकते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो 1 डिग्री में X इक्वल टू हमारे क्या क्या मिल सकते हैं उसको बारे में देखिए। एक मिनट थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। तो R इक्वल टू या X इक्वल टू OH है, OR है, या फिर दे रखा है SH है, NH2 है। ये अगर आपके प्रेजेंट है
तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन मोड आता है वो होता है, ये तो आपका रेडिकल के फॉर्म में होगा, ये जो टूटेगा वो हमारा प्लस फॉर्म में होगा, यानी M/Z की जो पीक आएगी वो X रेडिकल के फॉर्म में निकलेगी। तो ये जो चीज़ है ये हमारा इसके ऊपर मोलिकुलर M/Z की वैल्यू हमारे ग्राफ के अंदर या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का ग्राफ जो आएगा उसके अंदर दिखाई देती है। यदि हमारा मान लीजिए CO% है, कार्बन ऑक्साइड परसेंट, तो कार्बन ऑक्साइड का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में आता भी है, वो हम देख सकते हैं। इस प्रकार से CH है तो, और इसके पास एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, CO वही जो R' में दिखा था हमने। जैसे कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप के अंदर दो रूट फॉर्मेशन है 1 और 2। अल्फा क्लीवेज की बात कर रहे हैं अपन, A और B। अल्फा क्लीवेज के अंदर ये जो रूट है A और B, इसका डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा स्टेबल है। मान लीजिए R इज मोर स्टेबल देन R रेडिकल, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये रूट जो है मोर फेवरेबल हो जाएगा और इस प्रकार से ये हमें मिलेगा इस प्रकार से। और एक मिनट 1 सेकेंड, इसको सीधा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पॉजिटिव प्लस जो है R रेडिकल डैश, इस प्रकार से R रेडिकल डैश के रूप में ये हमें मिलता है। और ये रूट वापस में जाकर के, खास बात ये है CO ग्रुप में, अगर CO if the CO group is present in any groups any organic compound, therefore R is equal to फिर पॉजिटिव प्लस CO कंप्लीटली इसमें से निकल जाता है और हमें जो है एक R पॉजिटिव के रूप में M/E क्या मिलती है, पीक मिलती है। M/E के रूप में R पॉजिटिव की जो मोलिकुलर वेट होगा उस फॉर्म के अंदर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर एक पीक मिलेगी। तो इस कारण से कह सकते हैं कि CO ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो CO ग्रुप इजीली निकल करके स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो गेन करने के बाद में जो बनता है वो हमारे मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर पीक जनरेट होती है, वो हमें मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी में एक चीज चलती है CO ग्रुप के अंदर, वो है एक बहुत खास बात, उसका 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो लेकर के आज का यही खत्म करेंगे। उसे कहते हैं मैक-लफर्टी रीअरेंजमेंट। क्या रीअरेंजमेंट, मैक-लफर्टी रीअरेंजमेंट लो जी, तो मैक-लफर्टी रीअरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैक-लफर्टी रीअरेंजमेंट क्या कहता है कि यदि किसी ग्रुप के पास इस प्रकार से एक CO ग्रुप प्रेजेंट है, रेडिकल है, ये बन गया है पॉजिटिव, और ये और R' है, CH2 है, CH है, और यहाँ पे कोई R ग्रुप और जुड़ा हुआ है H। तो ये कह लेंगे अपन इसको कहते हैं अपन क्या, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, और ये क्या है हमारा गामा कार्बन। तो यदि गामा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन अटैच है, कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है या कोई हाइड्रोजन इस प्रकार से अटैच है, तो वो 1 2 3 4 5 एंड 6 इस प्रकार से एक प्रकार का हाइड्रोजन जो है, यदि मैक-लफर्टी रीअरेंजमेंट के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के अल्फा बीटा गामा पर कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, तो वो इंटरमीडिएट के रूप में एक 6 मेंबर रिंग जनरेट करता है। उस 6 मेंबर रिंग जनरेट करने के बाद में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन है, ये आपका डबल बॉन्ड है, एक मिनट बढ़ा ही देता हूँ पूरा ढंग से। इस प्रकार से जो है कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, इस प्रकार डैश डैश के फॉर्म में हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन के बाद में ये बीटा कार्बन के बाद में ये सॉरी गामा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा बीटा और ये गामा। इस प्रकार से जो है R मिल रहा है और यहाँ पे R' है। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्या कहते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज 6 मेंबर इंटरमीडिएट स्पीसीज मिलती है मैक-लफर्टी रीअरेंजमेंट के अंदर। तो ये बनने के बाद में फिर सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्रोजन जो है इधर से इधर ट्रांसफर हो जाता है और बीटा क्लीवेज एक साथ होता है। इस प्रकार से देखिए कि ये हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसका बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड था यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, तो ये जो रेडिकल है इस रेडिकल को ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार से अल्फा कार्बन तो ये है और अल्फा बॉन्ड ये है, तो बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है
और बीटा बॉन्ड क्लीवेज होकर के एक नया CH2 ग्रुप फ्रेगमेंटेशन देता है। ये वाला हाइड्रोजन निकल चुका है, निकलने के बाद में यहाँ 1 2 3 एक हाइड्रोजन और अगर हम यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 2 3, तो दिस हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन देयर। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन मिलेगा, एक फ्रेगमेंटेशन मोड ये मिला। दूसरा फ्रेगमेंटेशन मोड क्या मिलेगा, CO के ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट अल्फा के ऊपर और R'। तो ये जो ग्रुप मिलता है, तो ये दो फ्रेगमेंटेशन हमें मिल रहे हैं और ये दो फ्रेगमेंटेशन मिलते हैं जिसे बोलते हैं बीटा क्लीवेज। सॉरी, बीटा क्लीवेज का फ्रेगमेंटेशन मोड ये है और ये जो बनता है हाइड्रोजन ट्रांसफर के बाद ये क्लीवेज ये है। तो हमें जो है यहाँ जो मिल रही है वो पॉजिटिव फॉर्म में है। इस प्रकार से जो है 1 हाइड्रोजन इस प्रकार से यहाँ पे क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होने के बाद में यहाँ पे हमें जो है अल्फा और बीटा, अल्फा और CO ग्रुप के बीच में एक डबल बॉन्ड मिलता है और डबल बॉन्ड मिलने के बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होने के बाद में यहाँ पॉजिटिव पहले से चार्ज था, यह पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रह करके जो M/E वैल्यू है इस ग्रुप के लिए M/E वैल्यू आपके मास स्पेक्ट्रा के अंदर दिखाई देगी, मास स्पेक्ट्रा के अंदर दिखाई देती है। इस प्रकार से मैक-लैफर्टी रिएरेंजमेंट के अंदर गामा हाइड्रोजन उपस्थित होने पर किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट के अंदर गामा हाइड्रोजन या फिर ओलिफेनिक ग्रुप, डबल बॉन्डिंग ग्रुप, ओलिफेनिक ग्रुप के रेस्पेक्ट के अंदर गामा हाइड्रोजन उपस्थित होने पर वो हाइड्रोजन उधर ट्रांसिक्स मेम्ब्रेन के थ्रू उधर ट्रांसफर हो जाता है तथा उसके साथ साथ बीटा क्लीवेज, बीटा बॉन्ड क्लीवेज भी होता है विथ रेस्पेक्टिवली। तो वी कैन से दैट in the मैक-लैफर्टी rearrangement the gamma hydrogen transfer to carbonyl group or olefinic group with respect to beta cleavage and the fragmentation is called मैक-लैफर्टी फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैक-लैफर्टी, इसकी पीक हमें क्या मिलेगी, गामा मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू, इसकी पीक हमें जो है मास स्पेक्ट्रा के अंदर मिलती है। तो मैक-लैफर्टी रिएरेंजमेंट का एक उदाहरण और ले लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं ताकि आपको और ढंग से ये समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। मैक-लैफर्टी रिअरेंजमेंट का वन एग्जांपल इज दैट, ये आ गया है। तो एग्जांपल के अंदर अपन ले लेते हैं ओलिफिनिक, ओलिफिनिक भी दे सकता है इस प्रकार से, ये है। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई ग्रुप और जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये सब CH2 ये बीटा, अल्फा, बीटा और ये गामा हाइड्रोजन। ठीक है, गामा बॉन्ड पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2 ग्रुप है और यहाँ पे जो है आपका प्लस और ये मिल रहा है। अब ये मोलिकुलर आयन पीक है, यहाँ पर रिअरेंजमेंट होता है, मैक-लैफर्टी रिअरेंजमेंट को देख रहे हैं। तो मैक-लैफर्टी रिअरेंजमेंट हमें मिलेगा, मिलने के बाद में ये हाइड्रोजन जो है इधर ट्रांसफर होता है, इधर ट्रांसफर होने के बाद में ये इधर ट्रांसफर होगा। ठीक है, और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर और बीटा क्लीवेज। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है क्या कि ये डबल बॉन्ड मिलेगा इधर, और यहाँ मिल रहा है अपन को हाइड्रोजन जो ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ पे है, यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये डबल बॉन्ड और ये आपका एक ग्रुप और जो कि C अल्फा के अटैच के अंदर, अल्फा कार्बन पर अटैच के ऊपर ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा मैक-लैफर्टी ओलिफिनिक ग्रुप में भी पाया जाता है और ओलिफिनिक ग्रुप में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसको हम ये भी कह सकते हैं और प्लस या फिर आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी हम लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो ये जो है इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगी, M/E वैल्यू स्पेक्ट्रा के रूप में या फिर स्कोप के रूप में मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहता है हमारा मैक-लैफर्टी रिअरेंजमेंट। आप लोग सभी घर पर ये क्वेश्चन कीजिएगा मैक-लैफर्टी रिअरेंजमेंट के साथ में। ये आपका क्वेश्चन मान लीजिए नेट में आया था और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सोल्व कीजिएगा और सोल्व करने के बाद बताइएगा कि इसका मैक-लैफर्टी रिअरेंजमेंट क्या होगा और क्या बनेगा फ्रेगमेंटेशन, और वो फ्रेगमेंटेशन किस प्रकार से होता है वो हमें सोल्व करके ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम।